हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के अपनी इस वीडियो में हम लोग 4 फरवरी 2023 सीटेट पेपर 1 का जो सीडीपी पोर्शन था उसको कवर करेंगे। फ्रेंड्स, 2021 का जो सीटेट का पेपर था उस पेपर के मुकाबले 2023 और 2022 का जो सीटेट का पेपर हुआ था उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग्स देखने को मिली थी। 2022-23 का जो पेपर था वो थोड़ा और ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल था। 2021 के मुकाबले उसमें क्वेश्चंस कुछ थोड़े मुश्किल थे, लेकिन आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जितने भी 2023 2022 के क्वेश्चंस आए थे सीडीपी और बाकी भी चीज़ों के, उसको हम कवर करेंगे ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो पाए। क्योंकि जब तक हम इन पेपर्स को नहीं देखेंगे आगे की चीज़ें हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि सीटेट का जो पैटर्न होता है उसको समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए हम आज का जो पेपर है उसको कवर करते हैं। सीटेट का जो सीडीपी है ये 4 फरवरी 2023 का पेपर है। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। नंबर 1, चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट, बिल्कुल सही कथन नहीं है हमारा। विकास अपेक्षाकृत क्रमित होता है। डेवलपमेंट इज़ रिलेटिवली ऑर्डरली, ये भी हमारा कथन सही है। आनुवांशिकता विकास का एकमात्र कारक है। बताइए, क्या आनुवांशिकता ही विकास का एकमात्र कारक है या कुछ और भी है? बताइए आप लोग भी। विकास निरंतर रूप से होता है, ये भी सही है। दोस्तों, विकास का जो एकमात्र कारक है वो आनुवांशिकता नहीं होता है, बल्कि हमारे जो विकास है वो दो चीज़ों से मिलके बना होता है, या फिर हम कहें इसके दो कारक होते हैं। कौन कौन सा? एक तो आनुवांशिकता होता है और दूसरा हमारा एनवायरनमेंट। कौन सा होता है? एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण होता है। इन दोनों का अन्योन्य क्रिया का ही परिणाम है हमारा जो डेवलपमेंट है। कुछ फैक्टर हमारे आनुवांशिकता से प्रभावित होते हैं। हमारी जो शारीरिक क्रियाकलाप हैं, हमारे जो जेनेटिक डिजीज़ हैं या और फिज़िकल चीज़ें हमारी ये आनुवांशिकता का पार्ट होती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हमारी जो हैं वो अब पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट का पोर्शन होती हैं। तो हमारा जो सही आंसर है वो फर्स्ट वाला नहीं है, सेकंड वाला नहीं है, फोर्थ वाला नहीं है, थर्ड वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? शारीरिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक या नैतिक? तो हमारे जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होती है या फिर हमारे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है, ये सभी चीज़ें हमारी इफ़ेक्ट होती हैं हमारे कॉग्निटिव डोमेन से। कौन से डोमेन से? कॉग्निटिव डोमेन से हमारी ये सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला, तीसरा वाला इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बच्चे केवल औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा ही कौशल, मूल्य और रीतियाँ ग्रहण करते हैं, या बच्चों का समाजीकरण एक सरल व रेखीय प्रक्रिया है? दोस्तों, बच्चों का जो केवल औपचारिक शिक्षा होती है उसके द्वारा ही वो कौशल, मूल्य और रीतियाँ ग्रहण नहीं करते हैं, बल्कि अनौपचारिक इनफॉर्मल एजुकेशन के द्वारा भी बच्चे रीतियों को, मूल्यों को घर पर ही सीख सकते हैं। उसके लिए सिर्फ औपचारिक शिक्षा की ही ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा, बच्चों का समाजीकरण एक सरल व रेखीय प्रक्रिया नहीं होता है, बल्कि जो समाजीकरण होता है वो एक जटिल प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया होती है समाजीकरण? समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। तो हमारे ये दोनों ही आंसर गलत हो जाएंगे, ए और आर दोनों गलत हैं। तो हमारा आंसर क्या है इसका? डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समस्या समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है? दोस्तों, हमारा जो माइंड है वो कंफर्ट की सिचुएशन को पाने के लिए, संतुलन की स्थिति को पाने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है। वो डिसइक्विलिब्रियम यानी कि असंतुलन को ख़त्म करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, ताकि जो संतुलन की प्रक्रिया है वो सही तरीके से हो सके। देखा होगा आपने, कोई भी बच्चा होता है जो उसके पहले से स्कीमा बने होते हैं, जब भी उसमें कुछ डिस्कम्फर्ट आता है तो उसमें एक असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। उस असंतुलन को ख़त्म करने के लिए एक नया स्कीमा बनाया जाता है, ताकि संतुलन यानी कि इक्विलिब्रियम की पोजीशन को हासिल किया जा सके। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला इसका आंसर हमारा हो जाएगा।
उसके बाद है हमारा परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशेषता है। इसमें हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में हमें बताना है कि कौन सी स्टेज में आता है। दोस्तों पियाजे के अनुसार 4 स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है सेंसरी मोटर, दूसरी फॉर्मल ऑपरेशन, दूसरी होती है प्री ऑपरेशनल, तीसरी कंक्रीट होती है और चौथी होती है हमारी फॉर्मल ऑपरेशन। तो हमारा जो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग होती है वो 11 साल से जब ऊपर की एज हो जाती है तो हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारे अंदर आने लगती है। कौन सी? हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, क्योंकि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो होती है वो 11 साल से अधिक की आयु वाली जो एज होती है उसको कहते हैं। कौन सी स्टेज? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक सहज क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं? फ्रेंड्स देखा होगा आपने, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है वो शुरुआत के कुछ महीनों तक अनैच्छिक क्रियाएं करता है, यानी कि उसका अपनी जो इच्छाएं होती हैं, अपने जो रिफ्लेक्टिव एक्शंस होते हैं उन पर कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है, 8 से 12 महीने का होता है या फिर 6 महीने का ही बच्चा होता है, तो धीरे धीरे उसके अंदर कोऑर्डिनेशन आने लगता है, वो अपने रिफ्लेक्टिव जो होते हैं उन पर कंट्रोल हासिल कर लेता है। तो वो जो हमारी ये सही आंसर होगा इसका सेंसरी मोटर स्टेज होगा। सेंसरी मोटर स्टेज की जो टाइमलाइन होती है वो 0 से 2 साल होती है। सेंसरी मोटर स्टेज की शुरुआती टाइम में बच्चा अनैच्छिक क्रियाएं करता है। क्या करता है? अनैच्छिक मूवमेंट करता है, उसके मूवमेंट उसके कंट्रोल में नहीं रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ने लगता है 0 से 2 साल की एज में ही। जब 2 साल के वो करीब आ जाता है या 1 साल का 6 महीने, उससे धीरे धीरे जैसे जैसे वो ऊपर जाता है वैसे वैसे वो कंट्रोल और ज़्यादा हासिल कर लेता है। तो इसका हमारा आंसर होगा फर्स्ट वाला। अगला क्वेश्चन दे दें। हिंज दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है कि हिंज को पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसे इसकी ज़रूरत है। क्या करना चाहिए? हिंज को पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसे इसकी ज़रूरत है। नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत ज़रूरतों और चाहतों के आधार पर करते हैं? इसका आंसर क्या होगा हमारा? दंड और आज्ञा पालन का अभिमुख नहीं होगा। दूसरा, यांत्रिक सापेक्षित अभिमुखता कह सकते हैं। अच्छा लड़का अच्छा लड़की नहीं होगा। कानून और व्यवस्था अभिमुख नहीं होगा। देखिए दोस्तों, हिंज की दुविधा के अनुसार बच्चा हमारा कितने साल का है? 8 साल का बच्चा है। तो 8 साल के बच्चे की अगर हम बात करें तो 8 साल का बच्चा जो होता है वो काफ़ी हद तक अपने फैसलों को खुद की ज़रूरतों के हिसाब से देखता है। सही और गलत का वो जो फैसला करता है वो खुद की ज़रूरतों के हिसाब से करता है। इसलिए उसका ये तर्क है कि हिंज को पैसा चुरा लेना चाहिए था, क्योंकि हिंज की एक ज़रूरत थी, उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए पैसों को चुराना उसके लिए ज़रूरी था। तो हमारी जो 8 साल के हिसाब से ये फिट बैठता है, ये इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन वाला जो ऑप्शन है हमारा बी वाला, वो बिल्कुल सही है। कौन सा आंसर है इसका हमारा? यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। इसके बाद अगला देखें। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत माना जाता है? साइको एनालिटिक, सोशियो कल्चरल, बिहेवियरिस्टिक या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग? दोस्तों लेव वाइगोस्की का जो सिद्धांत है उसे क्या माना जाता है बताइए? लेव वाइगोस्की ने सोशियो कल्चरल थ्योरी दी थी। कौन सी थ्योरी दी थी लेव वाइगोस्की ने? सोशियो कल्चरल थ्योरी दी थी। इसे ZPD के नाम से भी जाना जाता है। ZPD मीन्स जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार बच्चा जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में रहकर काफ़ी कुछ सीख सकता है। इन्होंने समाज का और संस्कृति का रोल बहुत ज़्यादा बताया है बच्चों के सीखने में। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो बी होगा। उसके बाद अगला देखते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को किसके माध्यम से सुगमता दी जा सकती है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, कंपटीशन, भाषा
या जेनेटिक डिस्पोजिशन। दोस्तों लेव वाइगोस्की ने लैंग्वेज के बारे में बहुत ज़्यादा बात की है। किसके बारे में? लैंग्वेज के बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा बात की है। इनके अनुसार संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, जो हमारी कॉग्निटिव प्रोसेस होते हैं, उसको भाषा के माध्यम से काफ़ी हम अच्छा कर सकते हैं। किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो इन्होंने भाषा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है, तो हमारा सही आंसर इसका सी वाला होगा। उसके बाद अगला देखते हैं, शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए क्या बदलाव ज़रूरी है? कौन से ऐसे बदलाव हैं जो शिक्षा को हम चाइल्ड सेंटर्ड कर सकते हैं? पहला, रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर। देखो, अगर रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर जाएंगे तो शिक्षा हमारी चाइल्ड सेंटर्ड नहीं रह जाएगी, क्योंकि योगात्मक मूल्यांकन अच्छा नहीं होता है, जबकि रचनात्मक मूल्यांकन में हम बच्चे के हर एस्पेक्ट को अच्छे से जांच सकते हैं। दूसरा, फ्रॉम रूट मेमोराइजेशन टू एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर हम जाएंगे। कह सकते हैं जो हमारे रूट मेमोराइजेशन है उसके मुकाबले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ही चाइल्ड सेंट्रिक मानी जाती है। तीसरा हमारा है खोजी अधिगम से व्याख्यान विधि की ओर। ये भी गलत है हमारा। लचीले पाठ्यक्रम से मानकीकृत पाठ्यक्रम की ओर, ये भी गलत है। लचीला पाठ्यक्रम ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो हमारा इसका जो अच्छा आंसर है वो बी वाला है, कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर हम जाएंगे तो हमारी जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड हो जाएगी। बी वाला आंसर इसका हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद है हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के बारे में विचारों के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि का सर्वोत्तम प्रकार है। दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर ने सर्वोत्तम या निम्नतम प्रकार इस बारे में बुद्धि को नहीं बांटा था। दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता संगीतीय बुद्धि है, नहीं, संगीतीय बुद्धि अलग है, दूसरों की भावनाओं को समझने की बुद्धि अलग है। बुद्धि के 3 प्रकार हैं, विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यवहारिक। ये भी गलत है। हर व्यक्ति अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों को विविध स्तर निहित करता है। ये बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार सभी लोगों में अलग अलग प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। कुछ व्यक्तियों में म्यूजिकल होगी, कुछ में किसी और तरीके की होगी। तो अलग अलग तरीके की बुद्धि जो है वो पाई जाती है। किसी हिसाब से देखा जाए तो किसी में पाई जाएगी संगीतीय बुद्धि, किसी में भाषाई, किसी में प्रकृतिवादी पाई जाएगी। तो हमारा जो इसका सही आंसर होगा वो डी वाला होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को किसी समस्या पर कार्य करते समय अपने विचारों के मौखिकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जब ज़्यादा से ज़्यादा हम क्लास में बच्चों को उनके विचारों को साझा करने के बारे में प्रोत्साहित करेंगे तो बच्चा और अच्छे तरीके से सीख पाएगा। निजी वाक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करता है। ये भी बिल्कुल सही है। जो निजी वाक होता है वो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को भी जो क्या करता है, सुसाधित करता है। तो हमारा जो इसका वो सही आंसर है ए वाला है। कौन सा आंसर है दोस्तों? ए वाला इसका हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापिका प्रचलित सामाजिक जेंडर संबंधी रूढ़िबद्धताओं को कैसे प्रभावहीन बना सकती है? हमें अपने क्लास में जो सोशल जेंडर स्टीरियोटाइप है उसको काउंटर करना है, उसको कम करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ये सुनिश्चित करके कि खेल सत्र में लड़कियां सिर्फ बैडमिंटन खेलें और लड़के सिर्फ फुटबॉल। दोस्तों इस काम के ज़रिए तो हम जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा देंगे, कम नहीं करेंगे। उसके बाद ये सुनिश्चित करके कि लड़कियों को अध्यापक के रजिस्टर पर काम करने और उनकी मदद करने के अवसर मिलें। ये भी गलत है, इससे भी जेंडर स्टीरियोटाइप बढ़ेगा। फर्नीचर इधर से उधर रखवाने में केवल लड़कों की सहायता लेना, ये भी गलत है, इससे भी जेंडर स्टीरियोटाइप को हम बढ़ावा देंगे। लेकिन अगर हम सभी जेंडरों को संगीत, नृत्य व पाककला प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कहेंगे तो इसके ज़रिए हम जेंडर स्टीरियोटाइप को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? डी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित हेतु प्रचुर अवसर प्रदान किए जाएं। क्या ऐसा काम करेंगे जिसके ज़रिए हम बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ा सकें? पहला, विषय वस्तु का कंठस्थीकरण। नहीं, इसके ज़रिए हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको बढ़ावा नहीं मिलेगा। इससे तो सिर्फ रटन विद्या को ही बढ़ावा मिलेगा। अध्यापिका को निष्क्रिय अनुसरण कर हेतु, नहीं, इसके ज़रिए भी नहीं। विविध जानकारियों की पुष्टि करने हेतु,
कोरोबोरेट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, इसके ज़रिए हम क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, किसी समस्या पर अपसारी चिंतन करना, यह भी बिल्कुल सही आंसर है हमारा। जितनी ज़्यादा हम डाइवर्जेंट थिंकिंग करेंगे उतना ज़्यादा हम समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे पाएंगे। तो दोस्तों हमारा तीसरा और चौथा बिल्कुल सही आंसर है। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी में आप देखिए 3 और 4 बिल्कुल सही फिट बैठ रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापिका किस पर जोर देती है। जो हमारा कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है उसमें जो क्लास टीचर है वो किस पर जोर देगी, रचनात्मक मूल्यांकन पर, मानकीकृत मूल्यांकन, मानक संदर्भित मूल्यांकन या समेटिव असेसमेंट। दोस्तों जो एक संरचनावादी कक्षा होती है उसमें टीचर फॉर्मेटिव असेसमेंट पर ज़्यादा जोर देती है। किस पर जोर देती है, फॉर्मेटिव असेसमेंट पर जोर देती है। दोस्तों हमारा जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है इसमें हम औपचारिक अनौपचारिक मूल्यांकन, हर तरीके का मूल्यांकन हम फॉर्मेटिव असेसमेंट के ज़रिए करते हैं। तो हमारा इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो कौन सा है, ए वाला। उसके बाद अगला देखते हैं, समावेशी शिक्षा के विविध जरियों के निष्कासन पर बल देती है। समावेशी शिक्षा बताना है हमें कि किसके निष्कासन यानी कि किसको एलिमिनेशन पर बल देती है। रिप्रेजेंटेशन, अभिव्यक्ति, संलग्नता या भेदभाव। तो दोस्तों इंक्लूसिव एजुकेशन हमारा डिस्क्रिमिनेशन को कम करने पर बल देती है। इसके ज़रिए हम डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव को कम करते हैं और समावेशन को बढ़ावा देते हैं। भेदभाव को हमें कम करने की क्लास में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि बच्चे अलग अलग परिवेश से आते हैं। अगर हम उनमें भेदभाव की भावना को बढ़ावा देंगे तो उससे हमारे लिए दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। तो हमारा जो 16 का डी है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला है हमारा, एक ऐसी कक्षा में जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिवेशों से विद्यार्थी आते हैं, एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। सेट एंड मेंटेन लो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टूडेंट बिलोंगिंग टू सबऑर्डिनेट ग्रुप्स, नहीं, इस तरीके का हम कोई काम नहीं करेंगे। यूज़ इंक्लूसिव लैंग्वेज सच एज आवर स्कूल आवर क्लास, हाँ ऐसा कर सकते हैं हम। तीसरा, इनकरेज सेंस ऑफ एलिनेशन अमंग स्टूडेंट ऑफ डोमिनेंट ग्रुप, इस तरीके का हम कोई अलगाव की भावना उनके अंदर पैदा नहीं करेंगे। चौथा, स्ट्रेंथन स्टीरियोटाइप एंड इनकलकेट स्टीरियोटाइप थ्रेड अमंग स्टूडेंट ऑफ सबऑर्डिनेट ग्रुप, इस तरीके का भी हम कोई काम नहीं करेंगे, बच्चों में रूढ़िवादिता को बढ़ावा नहीं देंगे। तो हमारा जो इसका आंसर है वो कौन सा आंसर है, बी वाला हमारा इसका बिल्कुल सही है। समावेशी भाषा, जैसे कि हमारा विद्यालय हमारी कक्षा का इस्तेमाल हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे ताकि जो बैकग्राउंड है, जो भी बैकग्राउंड है, जैसे कि विविध सामाजिक आर्थिक हैं, कोई पिछड़े बैकग्राउंड से आता है या किसी और बैकग्राउंड से आता है तो उसको हम कक्षा में अच्छे से समाहित कर पाएँ। उसके बाद अगला है हमारा, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। अवधारणा की व्याख्या के लिए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए, नहीं, बच्चा दृष्टिबाधित है तो उसके लिए चित्रों का इस्तेमाल करके हम कोई फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। सभी प्रकार के लिखित सामग्रियों को मौखिक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए, यह हम कह सकते हैं मौखिक प्रस्तुतिकरण के ज़रिए हम उसे और अच्छे तरीके से चीज़ों को समझा पाएंगे। विद्यार्थी से बात करते समय हाथों का खूब इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं, ये काम भी नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्चा हमारा दृष्टिबाधित है तो हाथों के इस्तेमाल के ज़रिए हम उसे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा पाएंगे। दिखाए जा रहे वीडियो के उपशीर्षक देना चाहिए, ये भी गलत है। हमारा इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो बी वाला है। मौखिक रूप से प्रस्तुत करके हम लिखित सामग्री को बच्चे को और अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यानाभाव एवं अति सक्रिय विकार ADHD ग्रसित विद्यार्थियों के सफल समायोजन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। परिवेश में व्यवधानों को अधिक कर देना चाहिए, नहीं, व्यवधान के बढ़ने से ADHD वाले बच्चों को दिक्कत होगी। लंबे और जटिल प्रदत्त कार्य भी उसे नहीं देने चाहिए क्योंकि उसको ध्यान ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिक पाता है। विद्यार्थियों को समय प्रबंधन और संगठनात्मक आदतों के विकास में सहायता करनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। उसे टाइम मैनेजमेंट डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट्स हमें उसके अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी। गैर लचीली विधि और दिनचर्या का इस्तेमाल करते हुए शिक्षण करना चाहिए, ये भी सही नहीं है, हमें लचीली विधियों का इस्तेमाल करना है। तो हमारा जो इसका सही आंसर है वो सी वाला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, पठन वैकल्य सापेक्ष रूप से किस क्षेत्र में चुनौती पैदा करता है। दोस्तों डिस्लेक्सिया जो है हमारा ये पढ़ने से संबंधित विकार होता है, पढ़ने से संबंधित विकार है। कौन सा विकार, डिस्लेक्सिया।
इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो लिखित विषय सामग्री के बोध में, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ रिटन टेक्स्ट इसका सही आंसर है, क्योंकि ये शारीरिक गतिविधि के समन्वयन से संबंधित नहीं है, दूसरों की भावनाओं से संबंधित भी नहीं है, चित्र बनाने से संबंधित भी नहीं है। डिसलेक्सिया ये जो एक विकार है ये पठन वैफल्य है। कौन सा वैफल्य? पठन वैफल्य है हमारा जो डिसलेक्सिया है। शुरुआत में बच्चों में देखा जाता है कि बच्चे सीधे अक्षरों को भी उल्टा लिखते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये डिसेबिलिटी जो है ये बच्चों के अंदर दूर हो जाती है, और ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो अडल्ट होने तक इस चीज़ को अपने अंदर से ख़त्म कर लेते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, पठन वैकल्य मीन्स डिसलेक्सिया के अंदर बच्चों को लिखित विषय वस्तु को बोध में चुनौती पैदा होती है, यानी कि जो लिखी हुई चीज़ है उसको पढ़ने में उसे दिक्कत होगी। हमारा जो सही आंसर होगा इसका वो ए वाला होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम के लिए अध्यापक को किस प्रकार की शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का इस्तेमाल करना चाहिए? टू फैसिलिटेट इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल लर्निंग के लिए टीचर को क्या अडॉप्ट करना चाहिए? सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक, कल्चरल रिलेवेंसी, मानकीकृत, परीक्षा केंद्रित या व्यवहारवादी? दोस्तों जितना ज़्यादा हम कल्चरली रिलेवेंट बनेंगे उतना ज़्यादा हम बच्चे को अच्छे तरीके से सिखा पाएंगे, अपनी जो एजुकेशन है, अपने जो लर्निंग मेथड हैं उनको मीनिंगफुल बना पाएंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा ए वाला होगा। उसके बाद अगला देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अधिगम के कौन से तरीकों पर बल देती है? तो दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारा एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर भी जोर देती है, डिजिटल लर्निंग पर भी, साइंटिफिक लर्निंग और लर्निंग बाय डूइंग। तो हमारे इसका जो सही आंसर होगा वो डी वाला होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, अध्यापकों को विद्यार्थियों के अधिगम युक्तियों के आयोजन को सुगम सहज करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से तरीकों का इस्तेमाल शिक्षार्थियों को अधिक कौशलीभूत बनाने के लिए किया जा सकता है? हमें बच्चों के अंदर और ज़्यादा स्किल्स को डेवलप करना है तो हम क्या करेंगे? विद्यार्थियों को चिंतन के अभिसारी तरीकों के अवसर देंगे? नहीं, हम कन्वर्जेंट थिंकिंग की जगह डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा देंगे। विद्यार्थियों को अवास्तविक उद्देश्य और समय तालिका बनाने में मदद करेंगे? नहीं, हमें जब भी बच्चों को गोल देने हैं दोस्तों हमें रियलिस्टिक गोल्स को ही ज़्यादा बढ़ावा देना है, अनरियलिस्टिक को नहीं देना है। प्रमोटिंग सेल्फ क्वेश्चनिंग एंड सेल्फ असेसमेंट अमॉन्ग स्टूडेंट, हमें बच्चों के अंदर सेल्फ क्वेश्चनिंग को बढ़ावा देना है, साथ में उनके अंदर सेल्फ असेसमेंट को बढ़ावा देना है, ताकि हमारा जो सिखाने का उद्देश्य है वो पूरा हो सके। उसके बाद हमारा अगला है, जो प्रासंगिक नहीं है उस पर ध्यान के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, केंद्रित करना चाहिए? नहीं, ये भी गलत है। हमारा जो इसका सही आंसर है वो सी वाला है। उसके बाद अगला देखते हैं, प्रभावशाली समस्या समाधान कारक होने के लिए अध्यापक को शिक्षार्थियों में किसके इस्तेमाल को हतोत्साहित या कम करने चाहिए? दोस्तों टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर अ टीचर शुड डिस्करेज यूज ऑफ रेस्पॉन्स सेट। हमें रेस्पॉन्स सेट को डिस्करेज करना है लर्नर्स के अंदर, ताकि हम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स बना सकें। तो हमारा जो इसका सही आंसर है वो रेस्पॉन्स सेट्स है। बच्चों को अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बनाने के लिए हमें उनके अंदर रेस्पॉन्स सेट्स को डिस्करेज करना है। अगला देखते हैं, इसके बाद नल के स्रोतों के बारे में चर्चा करते हुए रानी उत्तर देती है कि नल और फव्वारा पानी के मुख्य स्रोत हैं। उसका उत्तर किसका प्रतिनिधित्व करता है? दोस्तों उसकी समझ जो उसके अनुभवों पर आधारित है ये इस पर बल देता है। उसके निम्न अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि पर बल नहीं देता। नई अवधारणा सीखने के लिए अभिप्रेरणा की कमी नहीं है। उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल जैसी कोई बात नहीं की गई है, बल्कि इसमें पूर्व ज्ञान के बारे में बात की गई है। उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, पुरानी अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, उसके बारे में इसमें हमें बात की गई है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो ए वाला होगा। उसके बाद अगला देखते हैं, कौन सा अधिसंज्ञानात्मक कौशल मेटा कॉग्निटिव स्किल्स का भाग नहीं है? दोस्तों प्लानिंग, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन हमारा मेटा कॉग्निटिव स्किल्स का पार्ट है, लेकिन पैसिव इमिटेशन हमारा इसका पार्ट नहीं है। कौन सा नहीं है? पैसिव इमिटेशन हमारा पार्ट नहीं है। इसके बाद अगला देखते हैं, भावनाओं और संज्ञान के बारे में कौन सा कथन सही है? दोस्तों हमें इमोशंस एंड कॉग्निशन के बारे में बताना है कि कौन सा सही है।
अधिगम के लिए रुचि और जिज्ञासा परस्पर संबंधित नहीं है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। अधिगम के लिए हमारी रुचि, हमारी जिज्ञासा ये संबंधित होती है। जब भी हम कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, अगर हमें उसके बारे में बिल्कुल रुचि नहीं है, हमारी जिज्ञासा ही नहीं हो रही है उसे सीखने की, तो हमारा अधिगम, हमारी लर्निंग काफ़ी हद तक प्रभावित होगी। अधिगम तार्किकता के अमूर्त संज्ञान के बारे में है। ये हमारा दोस्तों बताइए सही है या गलत है। लर्निंग इज अबाउट कोल्ड कॉग्निशन ऑफ रीजनिंग। जानकारी ग्रहण करने के कौशल मनोदशा द्वारा प्रभावित होते हैं, ये सही है। या फिर निराशा का उच्च स्तर संज्ञानात्मक दक्षता को समुन्नत करता है। दोस्तों हमारी जो जानकारी ग्रहण करने के कौशल होते हैं वो मनोदशा द्वारा प्रभावित होते हैं। कैसी हमारी सिचुएशन है, कैसी हमारी मेंटल स्टेट है, हमारा मूड कैसा है, ये हमारी जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, हमारी सीखने की जो इच्छा है उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे। तो हमारा इसका जो सही आंसर होगा वो सी वाला होगा। अगला देखते हैं, विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करते रहने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। टू कीप स्टूडेंट मोटिवेटेड टू लर्न, ए टीचर शुड प्रमोट। किसको प्रमोट करना है हमें बच्चों, मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स को बढ़ावा देना है। किसको, निपुणता उन्मुखी उद्देश्य को बढ़ावा देना है ताकि बच्चे मोटिवेट रहें हर टाइम। एंटाइटी व्यू ऑफ एबिलिटी को बढ़ावा नहीं देता। लर्न हेल्पलेसनेस को भी नहीं देता है बढ़ावा। कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड को भी नहीं, बल्कि बच्चों के अंदर मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स को हमें बढ़ावा देना है। उसके बाद अगला देखते हैं, विद्यालय में बच्चों की सफलता पर कौन सा कारक बाधा उत्पन्न करता है। लचीली समय सारणी, संरचनात्मक शिक्षा, कठोर पाठ्यचर्या या अधिगम हेतु मूल्यांकन। तो दोस्तों हमारा जो कठोर पाठ्यचर्या होती है ये विद्यालय में बच्चों की सफलता में बाधा उत्पन्न करती है। हमें कठोर बहुत ज़्यादा नहीं दिखानी है कठोरता हमें। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिजिड करिकुलम इसका हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्या है, किसी अवधारणा को समझाते समय यह महत्वपूर्ण है कि विषय वस्तु का विद्यार्थियों के दिन प्रतिदिन के जीवन से संबंध बनाया जाए। जब भी हम बच्चों के दिन प्रतिदिन से कोई भी अवधारणा, किसी भी कॉन्सेप्ट को जोड़ देते हैं तो बच्चा और आसानी से चीज़ों को सीख पाता है। उसके बाद अधिगम कंठस्थीकरण के माध्यम से बहुत प्रभावशाली होता है। ये दोस्तों हमारा गलत है। अधिगम जो है ये कंठस्थीकरण यानी कि रूट मेमोराइजेशन हमें बच्चों के अंदर नहीं कराना है। रूट मेमोराइजेशन से बच्चा सही तरीके से नहीं सीख पाता। तो दोस्तों हमारा ए सही है लेकिन आर गलत है। क्या आंसर होगा इसका, सी वाला इसका हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लोगों ने पूरे सीडीपी के 30 क्वेश्चन को कवर करा जो हमारे सीटेट 4 फरवरी 2023 के पेपर में आए थे। कुछ क्वेश्चन इसमें मुश्किल थे, कुछ क्वेश्चन आसान भी थे। दोस्तों पेपर का पैटर्न जो है वो काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है। अब जो हमारा पेपर है उसे कवर करने के लिए हमें पिछले सालों के जो पेपर हैं उसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होना इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगली वीडियो में हम लोग किसी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सीडीपी पार्ट है या फिर दूसरा ईवीएस हिंदी पोर्शन है उसको कवर करेंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें और साथ में अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू।